आज़ाद ग्रुप द्वारा संचालित आज़ाद आरपीएससी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये व्यापक बृहद मंच राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरएएस एग्जाम तथा आयोग द्वारा आयोजित अन्य सभी प्रतियोगी एग्जाम, साथ ही राजस्थान राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए समर्पित एक व्यापक बृहद मंच है। इसके माध्यम से आप सभी अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम का आसान भाषा में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान राज्य विशेष का संपूर्ण अध्ययन, समान अध्ययन, विषय वस्तु के सभी विषयों का विषयवार अध्ययन, साथ ही करंट अफेयर्स का संपूर्ण अध्ययन आप सभी को यहाँ पर रेगुलर निरंतर क्लासेस के माध्यम से करवाया जा रहा है। यहाँ पर आप सभी को विषयवार प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासेस देखें और रेगुलर आप क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। साथ ही आप सभी के लिए एक निःशुल्क करंट अफेयर्स की मैगजीन उपलब्ध कराई जा रही है। ये मैगजीन आप सभी को आज़ाद आरपीएससी एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर आप सभी गूगल प्ले स्टोर पे आज़ाद आरपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन जो है आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से भी आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे, मंथली आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन निःशुल्क प्राप्त होगी। साथ ही आप सभी हमारे साथ जुड़ करके व्यापक और बृहद स्तर की तैयारी एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का शंका समाधान आपको है, तो आप सभी चैट सेक्शन में जाकर एप्लीकेशन में आप अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सकते हैं। तो आप सभी हमारे साथ इस मंच के साथ जुड़ करके एक व्यापक तैयारी प्रारंभ करिए। आप सभी यदि पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर इसको करिए ताकि सभी क्लासेस आपके तक पहुंच जाएं। साथ ही राजस्थान के सभी छात्रों तक पहुंचाने का कार्य आप सभी का है, तो आप सभी इसको जन जन तक पहुंचाएं। चलिए अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं और इस व्यापक मंच को राजस्थान के सभी छात्रों तक पहुंचाइए। क्लास को प्रारंभ करते हैं। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हो रहे हैं और भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पे इस बार जो है अनुसूचित जनजाति की उम्मीदवार जो एनडीए के द्वारा बनाई गई द्रौपदी मुर्मू जी जो है भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। तो आज जो है आज के सेशन में करंट अफेयर्स के सेगमेंट पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति का पद कितना महत्वपूर्ण है और राष्ट्रपति के पद का चुनाव कैसे किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरे प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही भारत में अब तक बने 14 राष्ट्रपतियों के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रपति भारत में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा राष्ट्र के प्रमुख के तौर पे, राष्ट्र के प्रथम नागरिक के तौर पे, देश के संवैधानिक प्रमुख के तौर पे भारत में राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया। ठीक है, और ये पद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पद है क्योंकि निश्चित तौर पर देश की जितनी भी कार्य हैं सारे राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ये बात सत्य है कि राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, डिजूरे पावर है, डिफैक्टो पावर जो है प्रधानमंत्री के पास है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली के कारण से मंत्रिमंडल सबसे पावरफुल बॉडी के तौर पे है। तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल होता है। देखिए, ये जो है देश की 15वीं जो है राष्ट्रपति के तौर पे जो है अब आने वाले समय में शपथ लेंगी। आगामी 24 जुलाई को जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है, श्री रामनाथ कोविंद जी का। तो उनकी जगह पर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये अनुसूचित जनजाति से हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और एक चीज़ हमें हमेशा समझना पड़ेगा कि जब दशकों से दबे कुचले और शोषित समाज का संबंध रखने वाला यदि कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर आसीन होता है तो समाज में एक आशा की लहर है ना, और विश्वास मजबूत होता है देश के संविधान के प्रति, देश के कानून व्यवस्था के प्रति। तो यहाँ पर जैसे इससे पहले श्री रामनाथ कोविंद जी थे, वो अनुसूचित जाति से जुड़े हुए थे, एक दलित समाज से जुड़े हुए थे, और इस बार जो है अनुसूचित जनजाति से संथाल जनजाति उड़ीसा से जुड़ी हुई हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के परिपक्वता के लक्षण है कि हमारे समाज में
जिस तरीके से हम राजनीतिक व्यवस्था में समावेशी राजनीति की बात करते हैं कि राजनीति हर व्यक्ति तक पहुंचे, सभी को मौका मिले, सभी को अवसर मिले, तो ये पहली बार एक ऐतिहासिक जो है जीत होगी द्रौपदी मुर्मू जी की, कि देश की जो है वो राष्ट्रपति के तौर पे अब शपथ लेंगी और देश के आने वाले 5 साल में देश के राष्ट्रपति पद के सफल संचालन के तौर पे कार्य करेंगी। यहाँ पे इनका जीवन का संघर्ष जो था वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और इसके पहले जो है नवी झारखंड की राज्यपाल के तौर पे रही हैं और उड़ीसा विधानसभा के सदस्य के तौर पे रही हैं, है ना। 2015 में झारखंड की नवी राज्यपाल भी बनाई गई थी, और एक तरीके से ये भी देखें, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का खिताब इनके नाम पे था, पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और उड़ीसा में मयूरभंज जिला है, वहाँ पे एक सीट है जिसका नाम है रायरंगपुर। वहाँ से सन 2000 और सन 2009 में जो मौजूदा पार्टी है भाजपा के टिकट पर ही 2 बार जीती और विधायक भी बनी है। तो निश्चित तौर पे एक राजनीतिक सफ़र इनका बहुत शानदार रहा है, और आज जो है ये भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र की शक्ति है कि आज जो है इनको अवसर मिल रहा है देश के सर्वोच्च पद पर और देश के सर्वोच्च नागरिक बनने का या प्रथम नागरिक बनने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे देश में जैसा कि आप सभी जानते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। देश का जो मुखिया होता है, देश का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति ही होता है, और राष्ट्रपति चुना जाता है। तो आज जो है सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है कैसे होता है और राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। ठीक है, बहुत सारी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति धारण करता है, तो इन सभी शक्तियों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे राष्ट्रपति या देश की गणतंत्रात्मक व्यवस्था और उसको लेकर जो प्रक्रिया है देश में। अभी हाल ही में मैंने आपको प्रश्न भी दिया था आंसर राइटिंग में कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लेकर क्या प्रक्रिया दी गई है। तो इस प्रक्रिया में आपके टोटल जो है देखा जाए तो 5 अनुच्छेद जुड़ते हैं। जो संवैधानिक प्रावधान है देश के राष्ट्रपति के पद को लेकर के, ये पद जो है, क्योंकि गणतंत्र की परिभाषा क्या है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो एक निश्चित अवधि के लिए, है ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाएगा जो राष्ट्र का प्रमुख होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या की गई है उसके बारे में चर्चा की गई है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अपनी अवधि के 5 साल तक का होगा, है ना। और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है भारत में राष्ट्रपति की नहीं, दोबारा निर्वाचन हो सकता है कि नहीं हो सकता, कितनी बार हो सकता है, 1 बार 2 बार या लिमिटेड टाइम, कितनी बार हो सकता है, कितनी भी बार हो सकता है। अमेरिका में जैसे क्या है मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे बराक ओबामा ने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि 2 बार राष्ट्रपति बने, इसके बाद जो है वहाँ पर अगेन जब चुनाव हुए उसके बाद फिर ट्रम्प की सरकार आई, अभी जो है जो बाइडेन है। तो अमेरिका जैसी व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ पे। अमेरिका में राष्ट्रपति डायरेक्ट चुना जाता है और राष्ट्रपति के पास पावर भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। भारत में राष्ट्रपति के पास डी जूरे पावर होती है। डी जूरे पावर मतलब संविधान में तो बहुत सारी बातें लिख दी गई हैं। यदि आप आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि अरे सबसे पावरफुल पद तो यही है, लेकिन एटलीस्ट जब आप आर्टिकल 74, 75, 78 इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंत्रिमंडल सबसे पावरफुल है और मंत्रिमंडल का जो मुखिया है वो आपका जो है प्रधानमंत्री है। लेकिन कई बार आप राष्ट्रपति के अभिभाषण जब सुने कभी भी, जैसे हर साल जब लोकसभा का पहला सत्र होता है, अभी जैसे राष्ट्रपति लोकसभा यदि नई चुन के आई है तो उसका पहला सत्र राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, और हर साल जो लोकसभा का पहला सत्र होता है, खासकर बजट सत्र जिसे हम कहते हैं, उसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। तो कभी आप उसमें देखेंगे तो राष्ट्रपति हमेशा एक बात बोलेंगे, मेरी गवर्नमेंट, मेरी सरकार। तो यहाँ पे जो मेरा शब्द है इसका मतलब क्या है कि हमारे देश का शासन, प्रशासन, कार्य संचालन सारा का सारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और एक तरीके से प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल जो है
एक तरीके से हमारे देश के गार्जियन के तौर पे राष्ट्रपति हर जगह रहते हैं और उनकी सहायता और संचालन के लिए मंत्रिमंडल काम करते हैं, इसलिए हर जगह पे वो अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो राष्ट्रपति के नाम से ही सारी, इसीलिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है जब राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, और धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना सदन में बहुत आवश्यक होता है। यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो ये माना जाता है कि सदन में सरकार की विश्वसनीयता कम हुई है, इसलिए फिर विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, नहीं तो सरकार गिर भी सकती है आपकी। ठीक है, तो धन्यवाद प्रस्ताव हमेशा जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो उसके बाद आता है। ठीक है, चलो अब राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या बनता है, निर्वाचक मंडल बनता है। ठीक है, अब इस निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो सांसद होते हैं, जो राज्यों के विधायक होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के विधायक होते हैं, ये मिलकर के क्या डालते हैं, वोट डालते हैं। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति को ना चुन करके अपने प्रतिनिधियों के द्वारा या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा, यहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि शब्द में प्रयोग कर रहा हूं, मनोनीत प्रतिनिधि कोई भी राष्ट्रपति के वोट नहीं डाल सकता है। तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संसदों द्वारा वोट डाले जाते हैं, विधायकों द्वारा वोट डाले जाते हैं, और इस चुनाव का आयोजन कराता है भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसी के निर्देशन में चुनाव होते हैं। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, निम्न सदन यानी लोकसभा और उच्च सदन यानी राज्यसभा, इनके निर्वाचित प्रतिनिधि तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि, इनसे मिलकर के एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, निर्वाचक मंडल। और यही निर्वाचक मंडल क्या करता है, वोट डालता है। राज्यों में भी जो है वोट की व्यवस्था होती है, जो विधानसभाएं होती हैं, और यहाँ पे संसद भवन के अंदर भी वोट पड़ता है। एक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बैलेट पेटी होती है, उसी पे जो प्रतिनिधि होते हैं जाकर के वोट डालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पद्धति है वो पद्धति आपकी एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का यहाँ पर राष्ट्रपति को लेकर के पद्धति चुनी गई है। ये नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा वोट पा जाए, है ना, जो सबसे ज़्यादा लीगल वैलिड वोट पा जाए उसी को जो है चुना हुआ माना जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके माध्यम से एक कोटा सिस्टम बनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के कैंडिडेट को जीतने के लिए उस कोटा को प्राप्त करना होता है, नियत मत प्राप्त करने होते हैं, और वो नियत मत जो है 50% से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब कम से कम 50% प्लस। यानी एक तरीके से जैसे हम क्वालिफाइंग पेपर देखते हैं ना कि 33% सीसेट में क्वालिफाई ही करना है, वैसे भारत के राष्ट्रपति को बनने के लिए 50% से ज़्यादा वोट होने ही चाहिए। यदि 50% से कम वोट रह जाते हैं तो उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई है, जो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगा। ठीक है, एक वरीयता क्रम भरना पड़ता है। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर के पहले चरण की वोटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका देखने को मिला है, और उम्मीद ये है अभी जैसे अभी मैं आप लोगों को शूट कर रहा हूँ, हो सकता है अभी करते करते रिजल्ट आ जाए, थोड़ी देर बाद रिजल्ट आने वाला है। वैसे रिजल्ट से पहले हम जो है क्लास ले रहे हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा। ऑफिशियली ये जीत ही रही हैं और जीतना ही है इनको, है ना, ये बात तय है, यही जीत ही रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो है जब भी चुनाव होता है तो चुनाव में एक वरीयता क्रम भरा जाता है, मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा। अब देखो प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया बहुत आसानी से समझिए। 1974 तक क्या होता था, कोई भी व्यक्ति भारत के जो 35 साल की उम्र प्राप्त कर चुका है, जो विशेष अर्हताएं दी गई, भारत का नागरिक है ना, और वो जो अर्हताएं उनको जो धारण करता है, 35 साल से ज़्यादा उम्र, वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता था। तो बहुत लोग खड़े हो जाते थे, दिक्कत क्या थी, है ना। अब तो 15,000 रुपये लगता है, पहले बहुत कम लगता था। एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, एक जमानत राशि जो होती है, तो अब 15,000 रुपये की जमानत राशि है, पहले जमानत राशि बहुत कम थी। तो सभी लोग, बहुत लोग खड़े हो जाते थे, नॉन सिंसियर लोग भी खड़े हो जाते थे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया गया, एक नियम लागू किया गया कि अब 1974 के बाद जो भी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसको 50 प्रस्तावक चाहिए होंगे और 50 अनुमोदक चाहिए होंगे, चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य के हों। कोई समस्या? प्रस्तावक अनुमोदन, जो प्रस्ताव करें और जो अनुमोदन कर दें। प्रस्तावक अलग है, अनुमोदक अलग है।
50 प्रस्ताव करने वाले होने चाहिए कि ये राष्ट्रपति के पद के लिए हम इनका प्रस्ताव कर रहे हैं और अनुमोदक जो उनमें सहमति कर दें। ठीक है, तो वो राज्य स्तर के विधायक भी हो सकते हैं या फिर, तो इतना आपको कम से कम लाना पड़ेगा, तब आपका नामांकन होगा। तो मतदान से पूर्व पहले नामांकन होता है। ठीक है, जब नामांकन होता है तो वहां पर चुनाव में खड़े होने का, नामांकन का मतलब क्या होता है पता है? नॉमिनेशन का मतलब होता है चुनाव में खड़े होने का इरादा, कि मैं इरादा जाहिर करता हूं कि मैं इस चुनाव में लड़ना चाहता हूं। अब इसके लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक मतलब समर्थक, जो समर्थन कर दें। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जब नामांकन के लिए राष्ट्रपति जाते हैं तो उनके साथ समर्थक जाते हैं। अभी जैसे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव, उपराष्ट्रपति के लिए भी यही है, वहाँ पर भी प्रस्तावक और अनुमोदक आपके पास होने चाहिए। तो जब कभी भी नामांकन, हर एक चीज़ में प्रस्तावक अनुमोदक होते हैं, है ना। आप कभी प्रधान का भी चुनाव देखिएगा, मैं तो बहुत नीचे स्तर के चुनाव की बात कर रहा हूँ, उसमें भी लिखा रहता है निवेदक समस्त ग्रामवासी, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर मुझे खड़ा किया है, ऐसा वो लिखते हैं ना, निवेदक है ना, समर्थक। तो आमतौर पे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50, ये मिलना बड़ा आसान नहीं है, समझ रहे हैं ना। थोड़ा ना कि आप 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक लेके पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आमतौर पे जो भारत की बड़ी सत्ताधारी पार्टी होती हैं और खासकर जो बड़े गठबंधन दल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एनडीए है, यूपीए है, तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है ना। हाँ प्रस्तावक में विधायक भी, हाँ बिल्कुल, राज्य स्तरीय, ये तो मैंने बताया ना, राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना है कि पहले नामांकन होगा, नामांकन में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होंगे तो आपका नामांकन स्वीकार किया जाएगा और इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया चालू होगी। जो भी राष्ट्रपति के पद पे खड़ा होगा वो अपील करेगा कि मुझे वोट दीजिए, है ना। हर राज्य की विधानसभा में भी जाते हैं, हर जगह जा करके हर पार्टियों से मिलते हैं, पार्टी प्रमुखों से मिलते हैं कि आप मेरे पक्ष में वोट डालिएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है, भारत के राष्ट्रपति पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तभी गणतंत्रात्मक व्यवस्था के सदस्य हैं। तो ऐसे में भारत के राष्ट्रपति के लिए मत देने का एक फार्मूला बनाया गया है। एक संसद के मत की वैल्यू होती है और एक विधायक के मत की वैल्यू होती है। इनके मतों की वैल्यू बनाई गई है ना, कितनी कीमत किसके मत की होगी। तो इसमें जो वैल्यू बनाई गई है, आपको एक फार्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक संसद यदि वोट देता है तो उसके कितने मत माने जाते हैं। एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य क्या माना जाता है? जितने भी राज्य हैं सभी के विधायकों के मतों का कुल मूल्य निकाल लिया जाता है। ठीक है, पहले विधायक का समझते हैं, जब विधायक का समझोगे संसद का समझ में आ जाएगा। देखो, एक विधायक के मत का मूल्य कितना होता है, यानी एक विधायक यदि वोट देता है तो उसका मतलब कितनी वोट के। ठीक है, तो एक विधायक जब वोट देता है तो राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, राज्य में विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या और गुणे 1/1000 कर दिया जाता है। इससे निकल आता है एक विधायक के मत का मूल्य। ठीक है, तो हर एक राज्य में अलग अलग होगा। समझ पा रहे मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हो? बहुत कठिन नहीं है। बिहार में चूंकि जनसंख्या अलग है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, तो चूंकि ये वाला सेक्शन चेंज हो जाएगा और इनकी भी संख्या हर जगह अलग अलग है ना। हमारे यूपी में 403 है, तो हर जगह अलग अलग है। तो निर्वाचित कितने भी, तो हर राज्य का अलग अलग ये निकल आएगा एक विधायक के मत का मूल्य। फिर इसके बाद संसद का देखिए, तो जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य निकाल दिया जाएगा, सम कर देंगे। यूपी प्लस बिहार प्लस झारखंड प्लस जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूटी हैं, है ना, सभी के विधायकों के मतों के मूल्य को क्या करेंगे हम, प्लस करके क्या कर देंगे, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या कितनी है दोनों सदनों में, है ना। जैसे 543 सदस्य आपके कहां पर हैं, लोकसभा में हैं, और 250 सदस्य आपके राज्यसभा में। लेकिन 250 सदस्य जो आपके हैं उसमें मनोनीत भी हैं, 238 के आसपास होंगे निर्वाचित, 12 आपके मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इनको भाग दे देंगे तो इससे क्या निकल आएगा, एक संसद सदस्य के मत का मूल्य। तो जब एक विधायक वोट डालेगा तो एक वोट नहीं डाल रहा है वो, आप मतलब उसमें एक फार्मूला बनाया गया, पूरे देश राज्य की जनसंख्या जुड़ी हुई है। तो यानी राज्य का हर नागरिक वोट डालता है भारत के राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष तरीके से अपने विधायक के माध्यम से, और हर एक व्यक्ति वोट डालता है संसद के माध्यम से। समझ रहे हैं? तो इनके मतों की वैल्यू होती है ना। और अभी जैसे आप लोग रिजल्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि
जो है जैसे अभी तक हालिया मुझे पता है क्योंकि अभी 1-2 घंटे बाद रिजल्ट आएगा, तो अभी मैं देख रहा था 4 बजे हुए हैं, अभी जनगणना जो चल रही है 4 बजे तक के जो 540 वोट प्राप्त हुए थे मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू जी की, और यशवंत सिन्हा जी जो आपके दूसरे जो पक्ष में थे उनको 208 वोट प्राप्त हुए थे। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट दोनों को जीतने के लिए क्या चाहिए, 50% प्लस क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक 50%, अभी जब मतगणना चल ही रही है, पर अब जीत जाएंगी, इतना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, जीतेंगी ही, है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये मत वैल्यू को इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, विधायक का कुल मत कौन सा है? विधायक का ये है ना, ये विधायक का ही तो है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधायक विधानसभा के सदस्यों के। विधायक का आएगा उन सभी को जोड़ के ऊपर वाले। हाँ, वो तो आपका संसद वाला अलग है। संसद वाले में सभी राज्यों के विधायकों को जोड़ लेंगे, सबका प्लस करके सम करके फिर भाग दे देंगे निर्वाचित सांसदों से। इसमें क्या दिक्कत है? विधायक के मतों का कुल। हाँ, तो वही तो है, कुल मतों की ही तो बात कर रहा है। विधायकों के जो मत यहाँ से निकलेंगे उनके कुल मतों का कुल मूल्य। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला है संसद के एक मत का मूल्य और विधायक के एक मत के मूल्य का, कि एक मत क्या होगा। ठीक है, तो एक मतों के वैल्यू को लेकर के भी सिस्टम बनाया गया है। ठीक, अब चलिए एक एक करके हम समझते जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये आपको समझना है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मतदाता कौन हो गए इसमें? जो निर्वाचक मंडल में है। आप तो मतदाता होंगे नहीं, और कोई एक मतदाता यदि है तो एक से अधिक उम्मीदवार का ना तो नामांकन कर सकता, प्रस्ताव कर सकता, ना तो समर्थन कर सकता, एक ही को करेगा। ये नहीं कि हम तो यशवंत सिन्हा जी को भी कर रहे हैं, हम द्रौपदी मुर्मू जी को भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही का करेगा, या तो उनका कर रहा है या तो उनका कर रहा है। हाँ, ठीक है। तो प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती है, बल्कि उसके मतों की वैल्यू इस तरीके से निकाल ली जाती है। पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। समझते हैं? समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, बहुत सिंपल सा मैटर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिए, जो विधायकों का मत है, आपको पता है जनगणना अलग अलग निर्भर करती है, जनगणना हर राज्यों की अलग अलग है। जनगणना को लेकर के जो मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जो बेस ईयर बनाया गया है, 84वां संविधान संशोधन करके जो आधार वर्ष बनाया गया है, वो 2001 की जनगणना के अनुसार बनाया गया है। 2026 में इसमें बदलाव किया जाएगा, पर 2001 की जनगणना के अनुसार जो है, जो राज्यों की जनगणना उस पर आधारित किया जाएगा। 2026 में इसमें बदलाव आ जाएगा। ठीक है, और सेंट्रल के लिए 1971 की जनगणना रहती है, उसी को आधार वर्ष बनाया जाता है। तो आधार वर्ष अलग अलग है, ये पॉलिटी में मैंने आपको आराम से समझाया है। ठीक है, क्या समस्या है? क्या हुआ आपको? बड़ी हंसी आ रही है अवधेश जी। खुद से अंदर से ही आ जाती है। ठीक है, चलो, तो ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई। ठीक है, कि क्या होना चाहिए जीत के लिए, क्या होना चाहिए, कुल मतों का 50% प्लस 1 मत होना चाहिए। इतना आपको समझ में 2 चीज़ें आ जानी चाहिए। अब चलिए थोड़ा सा एक बार लिस्ट देख लेते हैं अभी तक के राष्ट्रपतियों को लेकर के। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनको लेकर के एक लिस्ट यहाँ पर क्रम से देख लेते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, 2 चुनाव में जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो चुनाव हो रहा है ये 16वीं बार हो रहा है, लेकिन राष्ट्रपति जो चुने जा रहे हैं वो 15वें नंबर के हैं। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। मैं ये चीज़ क्लियर करने के लिए लिस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चुनाव 16वीं बार क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 बार, इसको 2 बार काउंट करेंगे। राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति बने। ठीक है, पहले संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और इसके बाद सर्वसम्मति से संविधान सभा के द्वारा ही इनको चुन लिया गया
24 जनवरी, इसके बाद 26 जनवरी से ये भारत के राष्ट्रपति बन गए। 26 जनवरी 1950 से भारत गणतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ और भारत के राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गए। लेकिन इसके बाद तुरंत चुनाव हुआ 1952 में, 52 में जीत गए, फिर इसके बाद 5 साल बाद 57 में चुनाव हुआ, फिर जीत गए। तो पहले सर्वसम्मति से, फिर 52 में जीते, फिर 62 में जीते, सबसे ज़्यादा मतों से जीते। ठीक है, तो कई बार बहुत कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि यार ये 12 साल कैसे रह गए, तो 12 साल के पीछे का तर्क ये है। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये उपराष्ट्रपति थे उस समय, ये बने भारत के राष्ट्रपति 62 से लेकर 67 तक। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक ये बने भारत के राष्ट्रपति। लेकिन भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है अपने कार्यकाल के दौरान। इसके बाद देखो एक्टिंग प्रेसिडेंट आते हैं, बीबी गिरी साहब एक्टिंग प्रेसिडेंट आते हैं। और जैसे ही मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट जब होते हैं तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए हो सकते हैं, उसके अंदर अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। ठीक है, और ये उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट किस बिहाफ पे आते हैं, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के। लेकिन इनको लगा कि मुझे वोट चुनाव लड़ना है, मतलब मुझे भी राष्ट्रपति का मैं चुनाव ही लड़ लेता हूँ, एक्टिंग में कितना बात बनेगी। तो ये चुनाव लड़ने चले गए, तभी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, तो उस पद पे कौन आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यदि उनका पद भी खाली है तो कौन आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो सबसे वरिष्ठतम होंगे। क्या हुआ, कंफ्यूजन है इसमें? नहीं, उसके बाद शायद हाई कोर्ट जाते हैं। नहीं भाई, किसने कह दिया? ऐसे नहीं करते। कहाँ से पढ़ते हैं आप लोग? कम से कम मेरे इतने सारे इंटायर वीडियो, मास्टर वीडियो सब कुछ बना के दे दिया आप लोगों को, कम से कम देख भी लिया करिए, ऐसा मत किया करिए। ठीक है ना? अरे नहीं भाई, वहाँ बात ही नहीं करनी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उसके बाद वरिष्ठता के आधार पे बनते रहेंगे। यदि ऐसा वैसे बड़ा रेयर है, बट फिर भी जानकारी के लिए आपको यही समझना है। ठीक है, इसके बाद आपके हिदायतुल्लाह जी भी एक्टिंग थे, फिर बीबी गिरी जी राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद ये फुल टाइम प्रेसिडेंट बनते हैं 69 से लेकर 74 तक। इसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद आते हैं 74 से लेकर 77 तक। इसके बाद देखिए इनकी भी मृत्यु हो जाती है पद पे रहते हुए। 2 राष्ट्रपति हैं हमारे, पहले हैं जाकिर हुसैन साहब, दूसरे हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब। इन्हीं के टाइम पीरियड पे देश में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था आंतरिक आधार पे। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर आपके बीडी जत्ती आते हैं। ठीक है, बीडी जत्ती आपके वसप्पा दनप्पा जत्ती। ठीक है, बीडी जत्ती साहब भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके बाद चुनाव होता है, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाते हैं 1977 में। मोरारजी देसाई की सरकार होती है, 5 साल तक रहते हैं। फिर इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह आते हैं। इस समय इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और ये भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। तो 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। इसके बाद रामास्वामी वेंकटरमन 25 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई 1992 तक ये रहते हैं। इसके बाद शंकर दयाल शर्मा आते हैं 1992 से लेकर 97 तक, लगातार 5 साल। इसके बाद KR नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के तौर पे रहते हैं 97 से लेकर 2002 तक। फिर APJ अब्दुल कलाम आते हैं 2002 से लेकर 2007 तक। इसके बाद प्रतिभा देवी पाटिल आती हैं, भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट 2007 से लेकर 2012 तक। इसके बाद प्रणब मुखर्जी आते हैं और 2012 से लेकर 2017 तक। फिर श्री रामनाथ कोविंद जी आते हैं 2017 से लेकर के 2022 तक। 24 जुलाई तक अभी पदस्थ हैं। 24 जुलाई के बाद जैसे ही शपथ ग्रहण होगा जो है द्रौपदी मुर्मू जी का, तो भारत की ये कौन सी बन जाएंगी, किस नंबर की? 15वीं नंबर की। याद क्या रखना है, व्यक्ति के आधार पे 15वीं नंबर की। और जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है ये 16वां चुनाव है। ठीक है, पर्सन 15वां है, चुनाव 16वां है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार बन गए थे। सर एक ही कार्यकाल में रिटायर होता है? नहीं, ऐसा 5 साल बाद फिर से चुनाव लड़ लें। कितने बने
कहाँ रहते हैं आप? सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कितने रहे, बाकी तो फिर अब एक ऐसे थोड़ा ना सब एक पर्टिकुलर एज में बनते हैं और फिर दोबारा फिर से उनको प्रस्ताव किया जाता है, नहीं किया जाता है। राजनीतिक पार्टियों से जुड़ाव भी इस चीज़ का होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति या एससी राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। और जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, भी दलित राष्ट्रपति हैं। तो भारत के संविधान की एक खूबी है ना, ब्राह्मण राष्ट्रपति भी हैं। हर एक पद जो मतलब जाति आधारित जो एक देखा जाता है, और जैसे अनुसूचित जनजाति से जुड़ी हुई हैं तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। देश की आज़ादी के 57 साल बाद भारत को पहली महिला राष्ट्रपति मिली थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। और आज जो है ये दूसरी बार हो रहा है कि देश की एक महिला प्लस ST, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, तो इसको समझना होगा, ठीक है। तो चुनाव 5 साल बाद होता है। सैलरी लगभग 5 लाख के आसपास होती है, टैक्स वैक्स भी कटता है। लाइफ टाइम मेडिकल सर्विस, हाउसिंग, राष्ट्रपति भवन मिलता है इतना भव्य, है ना। तो सुविधाएं बहुत होती हैं, जितनी भी विदेश यात्राएं हैं या देश के अंदर जितनी भी राष्ट्रपति के लिए स्पेशल सर्विसेज होती हैं, चाहे हेल्थ को लेकर के पूरा मेडिकल टीम होती है। खासकर राष्ट्रपति हमारे सर्वोच्च सेनापति होते हैं, तो इंडियन आर्मी के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, खासकर जो RR हॉस्पिटल्स हैं, कमांड हॉस्पिटल्स हैं, खासकर RR आपका दिल्ली में है, राष्ट्रीय राइफल्स, तो उसमें राष्ट्रपति के लिए प्राथमिक व्यवस्थाएं की जाती हैं, या फिर जो हमारे देश में एम्स हैं या अदर हॉस्पिटल्स हैं। तो हेल्थ सर्विसेज बहुत हाई लेवल होती हैं। जब भारत के राष्ट्रपति जाते हैं उनके लिए एक अलग से जो है ट्रेन की व्यवस्था होती है, अलग ही बोगी चलती है पूरी पूरी। तो वो बहुत सारी सुविधाओं की बात तो चूँकि प्रथम नागरिक हैं तो होगी ही होगी, चलो अलग बात है वो। तो ये तो बात हो गई, ठीक है। ये सारे व्यक्तित्व हैं जितने अभी आपने देखे, चर्चाएं हुई, ये सारे आप देख रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, वैसे आमतौर पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुन भी रखी होंगी, इनको लेकर के थोड़ा सा इनके जीवन को लेकर के कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा द्रौपदी मुर्मू जी के, ठीक है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म जो है आपका 20 जून 1958 को हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? मयूरभंज जिले उड़ीसा में, ठीक है। एक गांव है जिसका नाम है उपरबेड़ा, तो उड़ीसा से हैं और मयूरभंज जिले से हैं। आज सोचिए आदिवासी समाज जो है बिल्कुल गदगद होगा, है ना। तो 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज में। गांव का नाम था, जिला मयूरभंज था, गांव का नाम था उपरबेड़ा। ये संथाल आदिवासी परिवार से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आदिवासी में संथाल आदिवासी से जुड़ी हुई हैं। इनका जो विवाह हुआ था उनका नाम था श्याम चरण मुर्मू, उनसे इनका विवाह हुआ था। और इसके बाद जो है 4 बच्चे थे, 4 बच्चे में 3 बच्चों की लगातार मृत्यु हो जाती है। लगातार क्या, 1984 में इनकी बेटी है उसकी मृत्यु हो जाती है, 2009 में एक बेटा ख़त्म हो जाता है, 2013 में एक बेटा ख़त्म हो जाता है, 2014 में पति की भी मृत्यु हो जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अपने आप में बहुत एक संघर्षमय जीवन होता है। जब परिवार के लोग जो है आपके सामने जो है जाने लगते हैं तो स्थिति बहुत बुरी हो जाती है ऐसे में, ठीक है। तो लगातार जो है अभी सिर्फ एक बेटी है इनकी, ठीक है, और बेटी का नाम है इतिश्री, है ना, इतिश्री एक बेटी है। तो अब राष्ट्रपति भवन बड़ा है, ठीक है। और देखो यही सौभाग्य की बात होती है, जीवन में कब क्या बदल जाए किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। और जिस तरीके से इनका एक संघर्ष भरा जीवन रहा, इसके बाद ये राज्यपाल के पद तक पहुंची। राज्यपाल के पद के बाद जिस तरीके से लगातार इलेक्शन लड़ना और जीतना भारत में, ये दिखाता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं जो कि काम करते हैं। तो ये इनकी लाइफ के बारे में बेसिक थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको बताई कि भारत का राष्ट्रपति जो बन रहा है वो अपने आप में बहुत ही योग्य व्यक्ति है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा, जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आए वैसे ही, ठीक है। मैं औपचारिक तौर पे, वैसे जीत तो यही रही हैं, ऐसे थोड़ा ना मैं पूरा इतिहास पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, पर ये होता है कि औपचारिक तौर पे एक बार औपचारिकता, देखो मुद्दा यही है, जब कल के दिन एग्ज़ाम होगा ना, हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या चल रहा है,
सर इतना महाभारत हो गया तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चुनाव जो होता है वो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। ठीक है, ये क्या होता है इसको समझने का एक बार प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति का चयन सीधे ना होकर के परोक्ष तरीके से होता है और किस तरीके से वोट दिया जाता है। इसमें एक तरीके से ये समझिए कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि एक मतदाता जो होता है वो एक ही व्यक्ति को वोट नहीं देता बल्कि प्राथमिकताएं तय करता है। ठीक है, एक बार मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। और जब तक वो कोटा पूरा नहीं होगा तब तक उस चीज़ को समझा जाएगा कि वो राष्ट्रपति नहीं बना। उस कोटे को, उसको कोटा कितना मैंने आपको बताया था, 50% + 1 है ना, 50% + 1 होना चाहिए। अब इसके लिए वैध मतों का इतना होना चाहिए। इसके लिए सिस्टम क्या बनाया जाता है, मान लीजिए ये ऐसे समझते हैं इसको, यहाँ पे मैं ये मान लीजिए आपके बैलेट पेपर हैं और इसमें मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, ऐसे A B C D मतलब 4 लोग खड़े हैं। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, इन चारों में 4 पर्सन खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक, अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर जब भी कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई सांसद या विधायक जब वोट डालता है तो वो क्या करता है, अपना वरीयता क्रम देता है। मान लीजिए वरीयता क्रम दे दिया गया कि इनको पहले नंबर A को वो सबसे पहले जिताना चाहता है, तो एक वरीयता क्रम बढ़ेगा। फिर D को दूसरे नंबर पे जिताना चाहता है कि A यदि नहीं जीतती तो D जीत जाए, ऐसे वरीयता क्रम बढ़ता है। इसको तीसरे नंबर पे जिताना चाहता है, इसको चौथे नंबर पे जिताता है, तो एक वरीयता क्रम देता है वो अपना। ऐसे ही यहाँ पे भी वरीयता क्रम होगा कि मान लो A पहले नंबर पे है, फिर दूसरे नंबर पे, मतलब ये पर्सन 1 हो गया, P1 हो गया, मान लो ये P2 दूसरा व्यक्ति है तो उसने भी वोट डाला, तो उसने पहली वरीयता में A को रखा, दूसरी वरीयता में A मतलब द्रौपदी मुर्मू मान लीजिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये B आपके यशवंत सिन्हा जी हैं, तो इसने क्या किया, यशवंत सिन्हा जी को दूसरे नंबर पे रख दिया, फिर D को तीसरे पे रख दिया, इसको चौथे पे रख दिया। फिर इसके बाद P3 कोई तीसरा पर्सन वोट डालने जाता है तो उसने क्या किया, पहली वरीयता में यशवंत सिन्हा जी को रख दिया। ठीक है, पहली वरीयता में यशवंत सिन्हा जी को रख दिया, दूसरी वरीयता में, ठीक है, द्रौपदी जी को रख दिया, तीसरी में C को रख दिया और फिर इसको यहाँ पे रख दिया। ऐसे करके वरीयताएं देनी होती है कि किसको आप पहली प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, ऐसे ही P4 पहुंचा, चौथा व्यक्ति वोट डालने पहुंचा, तो वो भी वरीयता क्रम यहाँ पे तय करेगा कि किसको पहले जिताना चाहता है। मान लो इनको A मिल गया, इनको जो है, अब इसके बाद इसको तीसरे नंबर पे, इसको दूसरे नंबर पे, इसको जो है चौथे नंबर पे। तो इस तरीके से जब वोट पड़ते हैं तो सब अपनी अपनी वरीयता क्रम करके और वोट डाल देते हैं। ठीक है, मतदाता पेटी होती है उसमें वोट डाल देते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, है ना। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कल 18 तारीख को वोट पड़े थे ना, तो प्रधानमंत्री जी वोट डाल रहे थे, तो वाली फ़ोटो मैंने खींच ली। ये आप देखिए, ये आपके मीडिया में चल रही थी, ये आपके ऐसे करके वोट पड़ता है। ये भारत गणराज्य, यहाँ पे देखिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ऐसे पेटी होती, पत्रिका होती है, तो सभी जो है करने के बाद जो है फिर इसमें डालते हैं। इसके बाद जो है क्या होता है, जब वोटिंग हो जाती है, ऐसे सारे मेंबर का काम होता है, सारे मेंबर जो हैं, ठीक है, वोट डालते हैं, इसमें वोट डालते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी डाल रहे हैं। तो जब वोट पड़ते हैं, इसके बाद जो है आपका गिनती चालू होती है, काउंटिंग। सबसे पहले काउंटिंग होगी पहली वरीयता में। पहली वरीयता में किसे रखा गया है, पहली वरीयता में। यदि पहली वरीयता की काउंटिंग हुई और पहली वरीयता में ही रिजल्ट आ जाता है, मान लीजिए इनको भी कहीं पे, यहाँ पे देखो पहली वरीयता इनको मिली हुई है, तो पहले पहली वरीयता किनको मिली है उनकी काउंटिंग होती है। ठीक है, और पहली वरीयता की काउंटिंग में यदि 50% + 1 प्राप्त हो जाता है किसी को, तो राष्ट्रपति का विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है
कि पहली, जैसे बीबी गिरी साहब के उसमें हुआ था कि पहली वरीयता में रिजल्ट नहीं फाइनल हुआ तो दूसरी वरीयता गिनना पड़ा। तो फिर क्या होगा, जो लास्ट, जिसके सबसे लास्ट आएंगे, जो सबसे अंतिम में आएगा, उसके क्या किए जाएंगे, पहले तो वोट हटा दिए जाएंगे, उसको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा और उसके वोटों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसको जितने भी वोट मिले होंगे अगली वरीयता में उसको सब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ऊपर सब में, ठीक है। और ट्रांसफ़र करने के बाद फिर काउंटिंग चालू होगी और उस काउंटिंग में दूसरी वरीयता में यदि 50% + 1 प्राप्त हो गए तो भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। मान लो इसके बाद भी यदि नहीं प्राप्त हो पाते 50% + 1, जो कि बड़ा रेयर होता है, बट फिर भी मान लेते हैं, तो फिर इसके बाद जो सबसे लास्ट में उसको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा और उसके सारे मतों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसके बाद अगेन फिर काउंटिंग होगी, तीसरी वरीयता की काउंटिंग होगी और उसमें जिसको मत प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। जब तक नियत मतों का कोटा नहीं प्राप्त हो जाता कोई भी भारत का राष्ट्रपति नहीं बन पाता है। बताइए कोई दिक्कत है इसको समझने में? सिंपल सा है, ठीक है। तो ये भारत के राष्ट्रपतियों की लिस्ट है। अब वर्तमान राष्ट्रपति आपकी जो है द्रौपदी मुर्मू जी जो है बनने जा रही हैं। ट्रांसफर वाला जिसके सबसे लास्ट में है, मान लीजिए डी सबसे लास्ट में आया, तो अगली वरीयता की जब दूसरी वरीयता की काउंटिंग होगी तो उसके कुछ वोट होंगे, उन वोटों को सब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बराबर बराबर, ऊपर के जितने भी होंगे, और ट्रांसफर करके अगेन काउंटिंग होगी। पहली वरीयता में नहीं, कोई ना कोई लास्ट होगा। पहली वरीयता में कोई तो लास्ट निकलेगा, तो अगली वरीयता में उसकी काउंटिंग नहीं होगी, उसको डिस्क्वालीफाई करके उसके वोटों को सब में ट्रांसफर करके फिर आपका काउंटिंग चालू होगी दूसरी वरीयता की। पहली वरीयता की काउंटिंग हुई, 50% का कोटा नहीं प्राप्त हो पाया, तो हम किस में चले जाएंगे? दूसरी वरीयता की काउंटिंग में जाएंगे। तो पहली वरीयता में जो अंतिम आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, तो उसके वोट को हम क्या करेंगे? पहले तो उसको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा और उसके वोटों को अगली जब दूसरी वरीयता की काउंटिंग होगी तो सब में क्या किया जाएगा? ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसको जितने भी वोट दूसरी वरीयता में प्राप्त होंगे सबको वो बराबर बराबर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद फिर काउंटिंग चालू की जाएगी। दिक्कत क्या है इसमें? बहुत सिंपल सा मामला है। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? क्या नहीं आ रहा? मैं लास्ट में वही तो पूछ रहा हूँ। सिंपल सा मामला है, पहली वरीयता में कोई तो अंतिम होगा। जब दूसरी वरीयता की काउंटिंग होगी तो अंतिम वाले व्यक्ति को हटा करके की जाएगी काउंटिंग, उसे नहीं रखा जाएगा। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? इतना समझ में आ रहा है? हटा दिया जाएगा। अब उसके जितने भी वोट मिले हैं दूसरी वरीयता में, उसको कुछ तो वोट मिले होंगे, उन वोटों का क्या होगा? उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सब में, फिर काउंटिंग होगी। अरे तो दो हैं तो कोई तो 50% 1 नहीं पा जाएगा फिर? समझदार आदमी, तब तो 50% 1 कोई ना कोई पाएगा ही। दोनों को 50 आ गया तो ऐसे नहीं होता बेटा, मान ले। ऐसे कैसे मान ले? ऐसे नहीं, मतलब आप लोग अतार्किक प्रश्नों से बचिए। कैसे हो जाएगा? दोनों को कैसे हो जाएगा? जब दूसरी वरीयता की काउंटिंग में आप जा रहे हो तो फिर जो सबसे लास्ट वाला है उसके वोट तो ट्रांसफर किए जा रहे हैं ना। जैसे अभी सर दो ही खड़े हैं, दोनों को अभी दो ही खड़े हैं, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव और इससे जुड़ी हुई चीज़ें थी। अब यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आपको चर्चा करूँगा। सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि राष्ट्रपति के पास नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ होती हैं। बहुत सारे पदों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, मल्टीपल पदों को नियुक्त करते हैं और शपथ दिलवाते हैं। जैसे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, हाई कोर्ट के जो जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, भारत के सीएजी से लेकर के यूपीएससी के चेयरमैन से लेकर जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं आमतौर पर डिसीजन कैबिनेट का होता है, क्योंकि आर्टिकल 74-75 के तहत राष्ट्रपति को डिसीजन के मामलों को डिसीजन की जो भी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल सलाह देगी उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। ठीक है, लेकिन
राष्ट्रपति विभिन्न पदों पर क्या करते हैं, नियुक्तियां करते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति होती है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा के दंड को क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं और ठीक है पूरी तरीके से माफ कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 होता है। ठीक है, तो मृत्युदंड दे गए कोई भी व्यक्ति जिसको मृत्युदंड प्राप्त है उसको भी वो पूरी तरीके से माफ कर सकते हैं, पूरी तरीके से पार्डन कर सकते हैं। सब राष्ट्रपति, जितने भी केंद्र के अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, सब राष्ट्रपति के अंतर्गत ही काम करते हैं। जितने भी राज्य के कर्मचारी अधिकारी, मुख्यमंत्री किसके प्रसाद पर्यंत है, मंत्रिमंडल किसके प्रसाद पर्यंत काम करती है, राष्ट्रपति के। तो जितने भी केंद्रीय सब राष्ट्रपति और राज्य में सब जगह राज्यपाल। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति के पास पावर होती है, याद रखिएगा, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के आधार पर। 4 आधार हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ठीक है, इसके आधार पर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। अभी जैसे पीटी उषा के बारे में आपने सुना होगा, राज्यसभा की सदस्यता उनको दी गई है, राष्ट्रपति ने उनको मनोनीत किया है। ठीक है, हरभजन सिंह के बारे में आपने सुना होगा, उनको भी अभी नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो अभी मनोनयन हुआ है कई सारे लोगों का। तो आर्टिकल 72, आर्टिकल 80, इसके बाद राष्ट्रपति के पास सबसे बड़े राइट्स, आपके सबसे महत्वपूर्ण अधिकार राष्ट्रपति के पास है जब आपातकाल लगता है देश में। मंत्रिमंडल ही ये शक्ति का प्रयोग करती है। तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति 3 आधारों पे, या तो युद्ध, भारत किसी दूसरे देश से युद्धरत हो जाए, या कोई दूसरा देश भारत में बाह्य हमला कर दे, या देश के अंदर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो भारत आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, हाँ, जो सीजीआई है सर, अभी जो उन्होंने अयोध्या पे फैसला दिया था, वो भी तो मनोनीत हुआ, वो किस आधार पे मनोनीत हुए सर? बैठ जाइए। इतना नहीं सोचना, ये विषयों पे अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, मनोनीत नहीं हुए हैं, इस पे चर्चा करेंगे। समाज सेवा में सब आते हैं, समाज सेवा वो भी है, सिविल सर्विसेज में सब आते हैं। ठीक है, समाज सेवा का दायरा बहुत बड़ा है। ठीक है, विशेष ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान किसी भी आधार पे किया जा सकता है। समाज सेवा में तो फिर क्या बचता है बताइए, सबको ही आ जाता है ना, तो उस पर अभी बाद में बात करेंगे। आर्टिकल 356 आपका राष्ट्रपति शासन की बात करता है। राष्ट्रपति शासन किस आधार पे, राज्यपाल क्या करते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक तंत्र के चलने के आधार पे। यदि राज्यपाल ये कहते हैं कि राज्य का शासन प्रशासन संवैधानिक आधारों पे नहीं चल रहा, तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और केंद्र के द्वारा, केंद्र की संसद के द्वारा सारी विधायी कार्यों को जो है और कार्यपालिका का काम जितना भी होता है वो सारा राज्य के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। तो 356 दूसरा आपातकालिक शक्ति। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल। यदि देश में कभी ऐसा हो जाता है कि देश के अंदर किसी भी भाग में या देश के संपूर्ण हिस्से में वित्तीय संकट की दशा में, राष्ट्रपति के पास वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 74 के बारे में आपको पता है, राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो पावर प्राप्त होती हैं। आर्टिकल 75, 74 और 75 से राष्ट्रपति को कोई भी बिल जो भी संसद से पारित होकर आता है, उस बिल को कोई अवधि नहीं बताएगी, कितनी अवधि में उनको जो है इस बिल को पारित करके देना है, तो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो आ जाता है। यदि राष्ट्रपति कोई बिल आता है और राष्ट्रपति उस बिल को वापस लौटा देते हैं, तो ये निलंबनकारी वीटो हो जाता है। यदि कोई विधेयक ऐसा होता है जो राष्ट्रपति जिसको पूरी तरीके से मना कर देते हैं, तो उसमें एब्सोल्यूट वीटो का भी प्रयोग होता है। राष्ट्रपति के साइन किए बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है, पारित नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति भारत के सिर्फ और सिर्फ वास्तविक प्रमुख, राष्ट्र के प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख भर नहीं है, बल्कि देश की संसद का भी हिस्सा होते हैं। देश की संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, पहले भारत के राष्ट्रपति, दूसरी लोकसभा और तीसरी राज्यसभा। ठीक है, तो एक सेतु का काम करते हैं, वो विधायिका और कार्यपालिका के बीच में एक सेतु का काम करते हैं, एक ब्रिजिंग का काम करते हैं। ठीक है, और इसीलिए यदि कभी संसद नहीं चल रही होती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से भी कानून बनाया जा सकता है आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, देश में कानून बना सकते हैं और इस कानून की
वही स्थिति परिस्थिति होगी जो स्थिति परिस्थिति संसद के कानून की होती है, लेकिन इसको जैसे ही संसद सत्र में बैठे तो उसके 2 सप्ताह के अंदर इसको पारित होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पता होनी चाहिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो ये राष्ट्रपति से जुड़ी हुई कोई चीज़ है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो हाल फिलहाल में आपने देखा कि जिस तरीके से पिछले राष्ट्रपति हमारे थे और अभी वर्तमान राष्ट्रपति थे, चूँकि देखो ये पद बहुत बड़ा है, बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। और कभी आपने देखा हो कि जो यशवंत सिन्हा थे, जो इस बार विपक्ष के जो है कैंडिडेट थे, उन्होंने एक बात कही रबर स्टैम्प को लेकर के कि राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है, कि ये राष्ट्रपति रबर स्टैम्प राष्ट्रपति बन के रह जाएंगे। या कई बार जो है रामनाथ कोविंद जी को लेकर के यही बात कही गई। देखिए, इस पद पर पहुंचने के बाद वो किसी पार्टी विशेष का सदस्य नहीं रह जाता है। जब भी कोई व्यक्ति इस पद पे पहुंचता है तो पार्टी विशेष से उसका नाता टूट जाता है। और दूसरा, उसको राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना होता है। और निश्चित सी बात है कि हमारे संविधान में चूंकि डी फैक्टो पावर आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास है, तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है जिस पद पे बैठा हुआ उस पद पे वो संवैधानिक दायित्वों का पालन करता है। और जब उसे लगता है कहीं पर कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है तो उन विषयों को भी वो चिंताजनक तरीके से उठाता है। लेकिन आमतौर पे मंत्रिमंडल के द्वारा किए गए निर्णय ही राष्ट्रपति को मानना पड़ता है, राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य होता है। तो आमतौर पे देखें तो जब टोटली वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल पे सर्जित कर दी गई है तो ऐसे में राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप होंगे, ऐसा कहा जाना अपने आप में गलत भी है, क्योंकि राष्ट्रपति कई विशेष मौकों पे विशेषाधिकार का भी प्रयोग करते हैं, खासकर जब सरकार का विश्वास खत्म हो जाता है, सरकार एक काम चलाऊ सरकार के रूप में आ जाती है, जब देश में आपातकाल लग जाता है, ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास विशेष शक्तियां आ जाती हैं, विशेषाधिकार आ जाते हैं। और खासकर अपनी वीटो पावर का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप पे ना होकर के बल्कि एक डी फैक्टो पावर भी प्रयोग करता है कई मामलों में। तो ये कहना अपने आप में गलत होगा और इसको इस रूप में देखना भी गलत होगा। ठीक है, तो आज जो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत के संविधान के प्रति, जो संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान को बनाया, तो निश्चित तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि समाज के पिछड़े वर्ग, समाज के सबसे निचले पायदान में खड़े हुए लोगों का सामाजिक उत्थान होना चाहिए, समाज में बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, सभी लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास होना चाहिए। राजनीति, धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देश के हर हिस्से में प्रतिनिधित्व यदि मिलना प्रारंभ हो जाए तो भारतीय राज्य व्यवस्था में संसद को जो पावर है, संसद में जिस तरीके से हर तरीके के प्रतिनिधि पहुंचते हैं, वैसे ही इस पद पर पहली बार अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए लोगों का पहुंचना अपने आप में एक बड़े गर्व की बात है। तो भारतीय गणराज्य में एक तरीके से ये मान के चलिए कि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म से हो। तो हमारा संविधान जाति, भाषा, धर्म, वर्ग इनके आधार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए महामहिम जैसे प्रतिष्ठित पद पर जो भी व्यक्ति इस पे आसीन होगा वो भारत के संपूर्ण संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है और संविधान के आधार पे देश को चलाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है भारत के राष्ट्रपति जो वर्तमान में चुने जाएंगे उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी देखो डिटेल में मैंने लगभग राष्ट्रपति कितनी क्लासेस में पढ़ाया होगा, लगभग राष्ट्रपति को पढ़ाने में मुझे 10, 12, 15 क्लासेस तो लगी ही हैं, जिसमें एक एक चीज़ बहुत बड़ा विषय है ये, जिसमें राष्ट्रपति के एक एक पहलू को समझाना होता है। तो डिटेल में आप लोग ऑनलाइन बैच में ही पढ़ेंगे इस विषय को जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतनी जानकारी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपका करंट से जुड़ा हुआ भी टॉपिक है। आपको एक तो ये पता होनी चाहिए, ये लिस्ट आपके रटी होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए कि क्या लिस्टिंग रही। तो एक हायरार्की आप लोग जरूर तैयार करिएगा। जितने भी भारत के राष्ट्रपति आए हैं गिने चुने नाम है, तो इसलिए आपको इनको याद जरूर रखना है। ठीक है, और ये याद रखना है ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति भारत की होंगी। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय थे। बाकी मेरे ख्याल से जो भी चीज़ें होंगी क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है।
चलिए।